नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज भी मेरे साथ आपके तमाम शिक्षक जुड़े हुए हैं और आज का विषय आपको थंबनेल से पता है ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि सवाल ये है कि आप पूछते हैं कि भाई फैक्चुअल जानकारी चाहिए एग्जाम की तैयारी के लिए या फिर कॉन्सेप्चुअल जानकारी चाहिए, अवधारणात्मक समझ चाहिए या फिर फैक्ट से काम चल जाएगा, तथ्यों से काम चल जाएगा। इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम और समझेंगे। हमारे साथ कौन कौन लोग हैं? ललिता मैम हैं, अतुल सर हैं, ठीक है, विरत सर हैं और अमरिंदर सर हैं। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेडीज फर्स्ट से आपके पास आते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। सवाल ये आते हैं कि भाई एक टेम्परामेंट है एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम की एक डिमांड है कि आप याद कीजिए चीज़ों को, ठीक है, और एक है कि बिना समझे आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा आप सबसे एक चीज़ की कहीं एग्जाम्पल अगर इस तरीके का हो तो वो भी दीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आएगा। आपकी अपनी समझ क्या कहती है? यूपीएससी की तैयारी किस तरह से बाकी परीक्षाओं की तैयारी से अलग है और इसमें रटने वाली बात को कैसे क्यों छोड़ना ज़रूरी है? सर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं, ग्रेजुएशन का दे रहे हैं और पर्टिकुलर मान लीजिए हम पॉलिटी का ही पेपर लिख रहे हैं, तो उसमें एक तरीका हुआ करता था कि पिछले 10 सालों के जो है क्वेश्चन आप रट जाइए, आपका काम हो जाएगा। यूपीएससी में रटने से काम क्यों नहीं होगा ना, ये आप इसके सिलेबस पे चले जाइए। यूपीएससी का सिलेबस अथाह समुंदर है, पहली बात। दूसरी बात, यूपीएससी में चरणबद्ध परीक्षा होती है। आप पीटी पास कर लेंगे, हालांकि इम्पॉसिबल शब्द ही मैं यहाँ पे यूज करना चाहूंगी कि रटने से तो आप पीटी भी पास नहीं कर पाएंगे। आपकी अवधारणात्मक समझ बहुत ही बेहतर होनी चाहिए। चलो ठीक है, आप कोइंसिडेंस ऐसा हुआ निकल गए, मेंस तो आप सोच ही नहीं सकते कितना रटोगे। रटने की एक सीमा है ना सर। 4 पेपर है सीधा सीधा जीएस के, आपका ऑप्शनल है, आपका एसे है। अब एसे रट के नहीं जा सकते हो। इसलिए दोस्तों एक बात हमको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि हम जब भी कुछ पढ़ते हैं, जब तक हम उसकी गहराई में नहीं उतरेंगे यूपीएससी नहीं निकलेगा। रटने की जहां तक बात है, कुछ कुछ चीजें हमें पढ़नी पड़ती है इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो कुछ हमें डेट्स याद करनी पड़ती है, वो भी बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं करनी होती है। या फिर सर जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में हमें कुछ आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और उनको भी पढ़ने का एक तरीका होता है कि जब आप महत्वपूर्ण विषय वस्तु को बार बार पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाती है। वो भी ये नहीं है कि आप एकदम जैसे हम स्कूल में रटते थे वैसे रटने से यूपीएससी नहीं होगा। हमें अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। रही बात मेंस, और अगर हम इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू में जब आप बोर्ड के सामने बैठोगे, कहते हैं कि वो एक कितने 1000 वोल्ट का कमरा होता है, जैसे ही पैर अंदर रखते हैं दिमाग बाहर चला जाता है। तो आप कितना आपके साथ हो चुका है लग रहा है। जी सर। तो कितना आप रट के बोलोगे, आपकी अवधारणात्मक समझ बेहतर। अच्छा, आप ये भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में गई तो जो जितनी चीजें पढ़ी पढ़ाई याद की हुई थी उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं याद रहता है सर, अंदर जाते ही नहीं याद रहता है। वहां पे काम आता है आपका एक्सपीरियंस, आपका थॉट प्रोसेस। मुद्दों पे आपने कितने अच्छे से सोचा है। अलग अलग मुद्दे होते हैं हमारे समाज, जब हम पढ़ते हैं सोशल जस्टिस, हम पढ़ते हैं पॉलिटी पढ़ते हैं, तो उनके ऊपर आपकी समझ में कितनी गहराई है, सिर्फ वो काम आता है। रट के कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आपका जब सिलेक्शन भी हो जाता है तो भी आपको फील्ड में काम करना होता है। आप इकोनॉमी पॉलिसी कैसे बनाओगे फ्यूचर में, आप एक डीएम होने के नाते आप क्या क्या इनोवेशन कर सकते हो, तो आप रट के कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मेरा यही कहना होगा, आप जब भी कोई भी विषय वस्तु पढ़ते हैं, जब शुरुआत करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शुरुआत कर रहे होंगे सर पढ़ने की, तो हम क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, खत्म करके बोलते हैं अरे एनसीईआरटी का काम तमाम कर दिया। जबकि अपने दिल पे हाथ रख के पूछे आपने उसमें से कितना समझा, ये ज्यादा महत्व। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लोग कहते हैं कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, या कि मेरा भी मानना है
कि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक पन्ना जो है वो 2-2 घंटे की डिमांड करता है कई बार। तो जब आप पूरा पूरा कोर्स पढ़ लेते हैं ना, तब एनसीईआरटी आपको समझ आता है। ये भी ऐसा होता है। अगर इसी बात पर आगे बढ़ें, कुछ चीजें तो ऐसी है ही जहाँ शुरुआती दौर के जो बच्चों की बात हो रही है, शुरुआती दौर के बच्चे जब कोई चीज पढ़ते हैं तो उनको सबसे ज्यादा आकर्षित क्या करता है? नंबर्स। जैसे अगर मैं कहूं कि कहीं लिखा हुआ है कि 699 कोई घटना में ऐसा जिक्र आया है, तो अब एक बार वहीं रुक गए। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स में यह दिक्कत है, 2.1%, 3.4%, बिल्कुल इन डेटाज पर अटक जाते हैं, उसी को याद करने लगते हैं। साल आ जाता है कि साल 1999 में ये डिसीजन हुआ था, तो आपको सबसे पहले अट्रैक्शन उस 1999 पे रहता है। काम की बातों को अपने बास्केट में डालने के बजाय आप फैक्ट्स रटने लग जाते हैं। तो आपकी तरफ से अगर मैं कहूँ, आपके सब्जेक्ट में, पॉलिटी में, इथिक्स में, इस बात से कितना ज़रूरी है कि सचेत रहें, कि शुरू से एक प्रैक्टिस करें कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को ज़्यादा समझें। फैक्ट्स तो उसमें ऐड ऑन हो ही जाएंगे। बिल्कुल, जैसे थंबनेल लिखा है आपका कि रटने से नहीं होगा आईएएस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम मना कर रहे हैं स्ट्रिक्टली कि आप कुछ भी ना रटें। इसका मतलब है कि हम एक आपको ऐसा ऑरा देना चाहते हैं कि आप समझें कि एक्चुअल में क्या रटना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ भी आपको याद ही नहीं करना। कुछ है, कोई ऐसा विषय नहीं है जिस विषय में आप 10 से 15% बातें ऐसी ना हो जिसको आपको रिकॉल में रखना है। लेकिन हाँ, उसके रटने का तरीका क्या है, ये नहीं है कि आप एक दिन भर लगा दिया, उसी को हम मल्टीपल बार कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं याद होगा। इसका मतलब होता है कि हम उसको अपने तैयारी के दौरान हमने उसको कई बार किया है। तो जब आप किसी चीज़ को कई बार करते हैं तो वो रटने जैसा नहीं होता, वो यूज टू आप उससे हो जाते हैं। तो फिर उसके लिए आपको ना अपने जो ये यहाँ वाली जो मेमोरी है, जिसको हम लोग फ़ोन में एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, तो इंटरनल मेमोरी में उसको फिर रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप उसको छोड़ दीजिए। जैसे हम लोग डेली लाइफ में दीवार देख रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं, तो क्या इसको हमने रटा है? तो ऐसे ही जब आप अनुच्छेदों की बात आती है, अक्सर छात्र के दिमाग में ये है कि उसको अनुच्छेद रखने होंगे। ये अनुच्छेद में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जो पृथक रूप से हैं, वहाँ फिर आप कोई इंटरलिंक नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको थोड़ा रिकॉल करना है, लेकिन वो रिकॉल करने का तरीका अपना है। जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आप उसको देख सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे, अब उनको लगता है सारे अनुच्छेद, उदाहरण के लिए आप आर्टिकल 15 ले लें। अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15 का 1, 15 का 2, फिर 15 के 2 में भी 15 का 2 क, 15 का 2 ख, फिर 15 का 3, 4, 5 और अब 6, इतने हैं। तो अगर उनको बेरक हम दिखा दें, या किताबों में भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें उन सारी बातों को मेंशन किया गया, तो वो तो 15 ही 15 बार पढ़ेगा और उसके वो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो आर्टिकल 15 में इतने सारे क्लास हैं, उनमें एक इंटरलिंक है। जैसे 15 के 1 में वो कह रहे हैं कि भाई हम कुछ 5 आधार हैं, हम उन आधारों पे भेदभाव नहीं करेंगे। फिर 15 के 2 में वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो भेदभाव है इसके भी 2 तरीके हैं। एक जो आपके पास है, आप भी सामाजिक लेवल पे नहीं करोगे, दूसरा जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है उसमें भी नहीं होगा। लेकिन तीसरे से वो बता रहे हैं कि भाई जो ऊपर की 2 बातें हैं वो रिजेक्ट नहीं है, अपवाद हैं। अब उसमें कुछ अपवाद हैं, उसको आप देख लें। उस अपवादों का भी क्रम है कि भाई सबसे ज़्यादा शोषण किसका हुआ, तो जो सबसे पहले से है, मतलब जातियों से भी पहले जो महिलाएं हैं, महिलाएं तब से हैं जब से पुरुष हैं, जब से सृष्टि। तो सबसे पहले आप देखेंगे 15 के 3 में महिलाओं की प्रोटेक्शन की बात, बच्चों के प्रोटेक्शन की बात है। फिर किसको जरूरत है? SC/ST को जरूरत है, तो 15 के 4 में SC/ST है। फिर किसको जरूरत है? OBC को जरूरत है, 15 के 5 में OBC है। फिर किसको जरूरत है? तो अभी पता लगा EWS, आर्थिक रूप से जो पिछड़, तो 15 के 6 में उनको। अब ये अब नहीं रटना है, आपने उसको एक कॉन्सेप्ट के साथ जब जोड़ लिया तो अब 15 अब हो गया, मतलब अब रटना नहीं है। तो ये चीज़ जरूरी है कि शिक्षक बताए कि भाई क्या रटना है और क्या नहीं रटना है, और जो हमें वास्तव में याद करना है वो हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो इसका बैलेंस हमेशा 80-20 का होता है, और मेरिट आपकी 50% ही जाती है मैक्स। 55 चली गई तो बहुत चली गई, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए लिखा हुआ है रटने से नहीं होगा, मतलब आपके पास 80% बिना रटे भी है, तो आप उसको ध्यान रख सकते हैं। सही बात है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो नागरिक शास्त्र की एक किताब आती थी, बिहार टेक्स्ट बुक की, BTC की,
तो उसमें लिखा था पहला लाइन कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा था। अब किसी ने समझाया नहीं, तो न सामाजिक समझ में आता था न प्राणी समझ में आता था, रटे जा रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में तो कई बच्चों ने लिखा, लेकिन समझ नहीं पाए कि अरस्तु ने कहा क्या था दरअसल, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है का मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स में बात करें तो इकोनॉमिक्स में तो ये संकट और गहरा है कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो फिर तो फैक्ट ही रटते रह जाएंगे, या फिर इकोनॉमिक्स के बारे में एक परसेप्शन भी लोगों ने बना रखा है कि भाई कुछ फैक्ट्स तो उसमें याद रखने ही पड़ते हैं। तो अपने सब्जेक्ट पर क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, किसी भी एग्जाम में, जैसा अमरिंदर ने भी कहा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको कुछ भी याद ही नहीं करना है, ऐसा नहीं है। ये भी एक भ्रांति है, ये भी गलतफहमी है कि हम केवल समझ के कर सकते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर जो सबसे ज़्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, गणित है, मैं आपको गणित में भी कहूँ तो आपको अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है तो आप हर बार उसको निकालोगे नहीं ना, आप हर बार उसको सिद्ध नहीं करोगे। आप अगर उसको याद कर लोगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो आप इसको जल्दी यूज़ कर पाओगे। तो ये एक फ़ायदा है, उसका एक लाभ है। आप उसको हर बार निकाल भी सकते हो, ऐसा नहीं, आप उसका निष्कर्ष निकाल सकते हो, हर बार आप उसको सिद्ध कर सकते हो, लेकिन आपके पास किसी भी परीक्षा में, किसी भी जीवन की दशा में उतना समय नहीं रहेगा कि आप निकाल पाएँ। तो परीक्षा के लिए भी आपको कुछ चीज़ें निश्चित तौर पे याद करनी पड़ेंगी। इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो पॉलिटी में अनुच्छेद हो सकते हैं, हिस्ट्री में वो कुछ साल हो सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी मैं अगर बताऊं, पूरा एक पोर्शन है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। हाँ, वो तो एब्स्ट्रैक्ट को याद ही करना पड़ता है। मैं आपको सबसे ज़्यादा कठिन है। IITs जो हैं वो भारत के सबसे प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज माने जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपने IIT JEE के टाइम पे बहुत अच्छा गणित तैयार किया है, आपके मैथ्स में आपने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में टॉप किया, और आप जब IIT या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पहुंचते हैं तो आपको पहले सेमेस्टर में मैथ पढ़ाया जाता है, और उसमें प्रूफ क्या होते हैं कि प्रूफ 2 + 2 = 4, ये आपको सिद्ध करना है, और इसका 3.5 पेज का प्रूफ है। अब ये कैसे सिद्ध होगा, हम IIT गए, हमको समझ में नहीं आया कि ये कैसे सिद्ध होगा। हम अपने सीनियर के पास गए, क्योंकि उस टाइम तो सीनियर भगवान होता है, सीनियर बताएगा कैसे पढ़ना है। सीनियर ने क्या बोला, इसको कौन पढ़ता है, रट लो। और वो सीनियर की पिछले साल IIT JEE में 3rd रैंक थी। वो आदमी कह रहा है इसको रट लो यार, ये किसी को समझ में नहीं आया आज तक, पूरे इतिहास में किसी को समझ में नहीं आया IIT कानपुर के, इसको रट लो। तो वो एक ठीक है, लेकिन आगे जाके समझ में आया। मैं अभी गणित का टॉपिक नहीं बना, मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल देता कि एक प्रोफेसर ने मेरे को बताया था कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ समझाई थी गणित में। अभी समय बचेगा तो वो अंत में बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक्स के साथ क्या होता है कि अर्थशास्त्र में लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि आंकड़े सब कुछ हैं, क्योंकि आप क्या देखते हैं, आप जितने भी अर्थशास्त्र के विषय से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों को बात करते हुए देखते हैं, वो आंकड़ों की बात कर रहे होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं वित्त मंत्री का इंटरव्यू कर रहा हूं कि मैडम आप बताइए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, मैं उनसे क्या पूछूंगा कि आपकी सरकार में देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतने % हो गया, 9.5% हो गया, आपकी सरकार में ग्रोथ रेट नीचे चला गया, आपकी सरकार में फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ गया। हर चीज एक अंक है। ये खाली वित्त मंत्री के साथ नहीं है, अगर मैं किसी बड़े अर्थशास्त्री को भी लेके आऊंगा, अभी मैं रघुराम राजन को ले आऊं, तो मैं उनसे क्या बात करूंगा कि सर ग्रोथ रेट इतना कम कैसे हो गया, इसको हम आगे कैसे लेके जाएं, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब बनेंगे, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। हर चीज एक नंबर है। तो यानी कि अर्थशास्त्र में हम सबके, जिनकी हम एक तरह से ऑरा में रहते हैं कि यार ये लोग तो बहुत बड़े लोग हैं अर्थशास्त्र में, वो सबके सब किसी ना किसी अंक की बात कर रहे हैं। तो ये सामान्य परसेप्शन बन जाता है कि यार ये अंक रट लो, यही अर्थशास्त्र है। ये एक सामान्य परसेप्शन बनता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, यूपीएससी जैसे एग्जाम में, शायद बाकी विषयों के लिए भी सही है, 2 चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है वॉल्यूम का, जो कि आपने भी कहा था स्टार्टिंग में कि आप कितना रटोगे, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड तो है नहीं। इकोनॉमिक्स की तैयारी आप खाली एनसीईआरटी पढ़ के भी कह सकते हो मेरी हो गई, या फिर अगर आप रघुराम राजन से भी पूछोगे तो वो भी कहेंगे हाँ मैं भी अर्थशास्त्र का स्टूडेंट हूं अभी भी। तो आपको कितना पढ़ना है उसकी सीमा तय नहीं है, तो आप कितना रटोगे उसकी सीमा तय नहीं है, ये तय नहीं हो पाती। दूसरा चैलेंज है वो चैलेंज ऑफ ड्यूरेबिलिटी है, कि आपकी परीक्षा अगले महीने नहीं है, आपकी परीक्षा 14 महीने बाद है। तो आपने आज तो रट लिया, क्या आपको भरोसा है कि वो अगले महीने आपको याद रहेगा, और उसके अगले महीने और उसके अगले महीने, इसी बात को 14 बार बोल के देखिए, क्या आपको याद रहेगा। तो इन दोनों चैलेंजेस के कारण रटना जो होता है वो बहुत ही एक सब ऑप्टिमल, एक जिसको हम कहते हैं बहुत ही यूजलेस प्रक्रिया बन जाती है, कम से कम शुरुआत में। तो कम से कम इकोनॉमिक्स में मैं जो छात्रों को स्टार्टिंग से बोलता हूं कि स्टार्टिंग में तो आपको कोई नंबर याद नहीं करना किसी भी तरह का।
कुछ 10, 12, 15 नंबर मैं याद कराऊंगा। प्रीलिम्स के पहले आपको एक सूची बना के दे दूंगा कि ये 15 नंबर याद कर लो। इकोनॉमिक्स में मैटर क्या करता है कि आपको चीजों का स्केल पता होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हम अगर ये कहें कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, अब आपको 542 बिलियन है या 541.9 बिलियन है ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ 400, 500, 600 बिलियन इस रेंज में कहीं है। कोई आपसे कहे कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 बिलियन है तो आपको पता होना चाहिए नहीं यार ये तो गलत है। या फिर कोई कहे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10,000 बिलियन है तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी गलत है। तो आपको इकोनॉमिक्स में वो रेंज पता होने की आवश्यकता है। और ये भी उसमें काम आता है कि जब कथन स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं हाँ। तो ये नहीं पूछा जाता है कि कितना बिलियन है, बिल्कुल। कितना नहीं है। लेकिन इससे जो फायदा होता है, इन नंबर से क्या फायदा होता है कि मान लीजिए आपने पिछले साल का भी आपको याद है, इस साल का भी याद है, सवाल ये पूछ देगा कि भाई कि इसमें गिरावट आई है, पिछले दशक में इतनी गिरावट आई है या लगातार गिरा है। आपको ध्यान पर है कि नहीं, लगातार नहीं गिरा है, तो उस ग्राफ के लिए ये थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि आपके दिमाग में सपोर्ट कर देता है। 2016 में एकदम ऐसा ही प्रश्न आया था कि पिछले एक दशक में भारत में मेरे ख्याल से रोजगार को लेकर आया हाँ, था। कुछ आया था। एक दशक का पैटर्न पूछा था कि एक दशक में इसमें निरंतर गिरावट आई है, आप इसके बारे में बताइए। तो अब ये असंभव है कि बच्चे को 10 साल पहले का डेटा पता हो, लेकिन आपको एक अगर अंदाजा है कि लगभग इतना है कि हमारा जीडीपी का साइज करीब करीब इतना है, हम लोग करीब इतना खर्च करते हैं, हमारी इन्फ्लेशन की जो सही रेंज है मुद्रास्फीति की वो लगभग इतनी है। अगर आपको ये चीजें एक रेंज में पता है, और ये रेंज में कैसे पता होंगे उसके लिए आपको रटना नहीं पड़ता। जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको जब आपको इन्फ्लेशन में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 4-6% का नंबर जो है वो 5% मॉडल और 7% मॉडल क्या होते हैं, उनके आधार पे हम कैसे तय करते हैं कि हाँ ये रेंज हमारे लिए अभी वर्तमान समय में सही है। तो ये रेंज आपको कॉन्सेप्ट के जरिए याद होगी। एकदम एग्जैक्ट नंबर जो है वो मेरे ख्याल से इन दो चुनौतियों के कारण, एक तो कंटेंट का वॉल्यूम कि बहुत ज्यादा आपको याद करना पड़ेगा, और दूसरा कंटेंट की ड्यूरेबिलिटी कि आपको खाली 15 दिन याद नहीं रखना है, आपको उसको 14-15 महीने या इनफैक्ट तकरीबन 2 साल याद रखना है, क्योंकि आप इंटरव्यू स्टेज तक आप उसको याद रखेंगे। तो ये आप नहीं रख सकते, फिजिकली ये फीसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इसलिए रटना जो है अर्थशास्त्र में ये दरअसल लोगों के समझने की क्षमता को कमजोर करता है। और इसमें एक चीज और होती है कि अक्सर छात्रों में एक ये प्रवृत्ति होती है, छात्रों में क्या हम सब में होती है, हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हम थोड़ा सा शो ऑफ करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा दिखावा करना चाहते हैं कि हमने एक चीज सीखी। तो संख्याएं जो होती हैं वो दिखावे में बड़ा बड़ा सहयोग करती है। आप अपने मित्रों से पूछ सकते हैं कि देखो अभी पिछले साल तो हमारा जीडीपी रेट इतना था, इस साल इतने 0.2% गिर गया। आपके मित्र उससे प्रभावित हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। यूपीएससी के लिए इसका कोई प्रयोग नहीं है। तो अगर आप इसको दिखावे के लिए याद करना चाहते हैं तो अपने दिमाग में क्लियर रहिए कि इसका परीक्षा के लिए कोई उपयोग नहीं है, मैं इसको अपने व्यक्तिगत पर्पसेस के लिए सीख रहा हूं। या तो व्यक्तिगत पर्पसेस के लिए, वही दूसरों को डराने के लिए। हाँ, दूसरों को डराने, इंप्रेस करने, चाय की दुकान पे बोलते हैं भौकाल। हाँ, भौकाल के लिए आप उसके लिए अगर प्रयोग कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इसका मेरे ख्याल से कोई उपयोगिता ज्यादा है नहीं, क्योंकि आपको एनीवे याद नहीं रहेगा, ये संख्याएं बदल जाएंगी। अभी पिछले दिनों जैसे क्या होता है, भारत सरकार हर महीने का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के आधार पर डेटा निकालती है कि पिछले महीने, हर महीने की 15 तारीख को आता है करीब करीब, कि पिछले महीने हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितना वृद्धि और घटाव हुआ। अब मेरे सामने चुनौती क्या आती है, मैं संपादकीय पढ़ाता हूं, हर महीने इंडियन एक्सप्रेस पे 2 संपादकीय लिखता है। अब मैं सोचता हूं कि इसको पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं। अब मैं पहले 1-2 बार मैंने बच्चों को पढ़ाया कि यार देखो ये पढ़ लो, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, दुनिया में डिमांड कम हो रही है, तो हमारे निर्यात उससे प्रभावित हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो आगे होंगे। अब अगले महीने वो फिर से आ गया, तो अगले महीने मैंने कहा इसको इस बार आप छोड़ दो, क्योंकि दिसंबर में आया है, जनवरी में फिर आएगा, फरवरी में फिर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये तो आता ही रहेगा। तो हर महीने के जो आंकड़े हैं ये आपके लिए किसी काम के नहीं है। साल के अंत में जो वार्षिक आंकड़ा आ जाएगा उसको हम फिर भी समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे आयात निर्यात में कितना अंतर है, करीब कितने बिलियन डॉलर का हमको ये गैप हमको पाटना पड़ेगा, इसको कवर करना पड़ेगा। लेकिन हर महीने जो आंकड़े सरकार निकाल रही है, क्योंकि सरकार केवल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए काम नहीं करती ना। अच्छा, तो दिक्कत ये होती है कि जितने मैगजीन्स बच्चे पढ़ते हैं, जो जानते हैं वो तो जानते हैं कि इसको छोड़ना है, लेकिन जब अखबार पढ़ते हैं या मैगजीन पढ़ते हैं, अब हर तिमाही रिपोर्ट के आंकड़े वो जरूर नोट करके रखते हैं कि भाई आरबीआई ये पिछले किसी काम में नहीं आने वाला है। पिछले 7 महीने में आरबीआई ने रेपो रेट करीब 2.25% बढ़ाया है और बार बार बढ़ाया है। तो अगर आप हर बार उसको लिखने बैठ जाओगे तो इसका कोई औचित्य नहीं है। आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि रेपो रेट क्यों बढ़ रहा है और इसको बढ़ाने का कारण क्या है और क्या ये कभी रुकेगा तो कब रुकेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है
तो वो 5.75% है या फिर 6.00 है कि 6.25 है, ये आपके यूपीएससी की तैयारी में कोई योगदान नहीं सही करता है। और इसमें बड़ी ऊर्जा खर्च होती है, ये भी दो राय नहीं है कि आप ऊर्जा खर्च करते हैं, एक तरीके से आप ट्रैप्ड होते हैं, जाल में फंसे होते हैं, आपको इस बात की समझ नहीं होती कि इसको छोड़ने की जरूरत है। उस माया जाल के चक्कर में मैगजीन का एक एक कोर जब तक, एक एक शब्द जब तक न पढ़ लें तब तक आपको संतोष नहीं मिलता, जबकि करना नहीं है वो। तो बाद में जब अनुभव हो जाएगा, जो कि फाउंडेशन कोर्स में मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि आपसे जो लोग पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए क्या चीज़ें छोड़नी है। जब समझ आपको हो जाएगा तो आपको दिखने लगेगा। जैसे कहते हैं कि क्रिकेट खेलते समय जब आप 10 ओवर पिच पर जब जम जाते हैं तो आपको बॉल नहीं, फुटबॉल दिखने लगता है। तो वैसे ही आपको दिख जाता है कि इस पन्ने में आपके काम की क्या चीज़ें हैं, और इसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस अनुभव को आप समझें, उस अनुभव का फ़ायदा उठाएं। और ये अनुभव आपको मिलेगा फाउंडेशन कोर्स हिंदी का, जो 14 फरवरी से लॉन्च हो रहा है शाम 6 बजे। तो शाम 6 बजे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा फाउंडेशन कोर्स के बारे में भी आप अगर बताएं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए फाउंडेशन कोर्स कितना फ़ायदेमंद होगा। बिल्कुल। देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए फाउंडेशन बैच इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हम लोग यूट्यूब पे तो कक्षाएं दे ही रहे हैं, लेकिन उन कक्षाओं में और जो पेड बैच है उसमें अंतर ये होता है, एक तो क्लास का ड्यूरेशन, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि अभी हम लोगों ने स्टार्ट ही किया, टाइम हो गया। हाँ, मतलब ये तो है, शुरू होते ही उसके जो पृष्ठभूमि है ये बनाने में 40 मिनट 45 मिनट जाता है, और इतना ही टाइम हम लोगों को ठीक ठीक पढ़ाने को मिलता है। तो फिर जो चीज़ आज रुक गई और पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, तो कल अगर हम शुरू करते हैं तो या तो फिर से हम वही कहानी बताएं, ये थोड़ी सी समस्या रहती है। तो जो पेड बैच है उसका जो ड्यूरेशन है वो 2.5 से 3 घंटा है। उसमें एक अच्छी बात है कि 2.5 घंटे तक हम लोग अध्यापन करते हैं, अगले आधे घंटे में आपसे सवाल लेते हैं कि आपके क्या सवाल है, और बाद में आप लोग देखेंगे कि 10 कक्षा 12 कक्षा के बाद स्थिति ये होगी कि 5 या 6 मिनट में आपके सवाल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक तो हमारी आपकी ट्यूनिंग सेट हो जाएगी, दूसरा जो छात्रों की स्थिति है वो हमें पता लग जाएगी, जो हमारी स्थिति है वो छात्रों को पता लग जाएगी। तो इससे क्या होता है कि वो जो 3 घंटा है वो क्वालिटेटिव हो जाता है। अभी जो आप कह सकते हैं कि मात्रात्मक है वो पेड बैच में जाके गुणात्मक में परिवर्तित हो जाता है। और हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि अगर अवधारणात्मक समझ आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी आपसे पूछा जाए कितना भी ट्विस्ट करके, उसकी जो बेसिक समझ है वहाँ से आप वो निकालने की डिमांड क्या है, तो डिमांड समझना है तो ये जो फाउंडेशन बैच हमारा है ये बहुत ज़रूरी है। और हम लोग बार बार कहते हैं कि बहुत थोड़ा समय नहीं, एक लंबा समय आपको बिताना है, और 1 महीना 2 महीना तक तो आप ठीक से ये जान भी नहीं पाते। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सालों साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो बेसिक समझ है वो डेवलप नहीं हो रही। इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि तथ्यात्मक सूचनात्मक चीज़ों को वो कलेक्ट करते जा रहे हैं। इवन आदत छात्रों की ये है कि वो सब लिख लेते हैं, जो डेटा दिखाया जा रहा है टीचर ने जिसको भी मॉक किया वो नोट करते जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनके पास रद्दी, उसको ही कह सकते हैं हम लोग, और वो फिर एक तो उनकी समझ नहीं डेवलप हुई। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपके लिए फाउंडेशन जो कोर्स है वो डिज़ाइन किया गया है। इसमें ये जो कक्षाएं हैं, कक्षा तो मिलेगी, साथ ही साथ इसके साथ आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। तो आपको एक बात पता लगेगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं। आपको ऐसा भी नोट्स मिलेगा जो हम पीपीटी पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से, जो कि आप प्रिंट करा के भी रख सकते हैं, ऐसा भी आपको नोट्स मिलेगा। साथ ही साथ मेंटोर्स हैं हमारे पास जो हमारी कक्षा में भी जुड़े। आपका अगर कोई सवाल जो आप शायद उस समय न समझ में आया हो, आप क्लास में न पूछ पाए हो, तो 2 सुविधाएं आपके पास होंगी। या तो आप अगले दिन क्लास का वेट करें, अगले दिन क्लास में पूछ लें अगर हमसे ही चाहते हो वो उत्तर, और आपको लगता है कि सर को दोबारा इस पर ज़रूरत नहीं है, तो आप मेंटोर से वो सवाल पूछ सकते हैं। मेंटोर पूरा का पूरा जो है वो आपका जो सवाल है उसका उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ कक्षाओं की जो विशेषता फाउंडेशन कोर्स की वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, और जो बात चल रही है वो तो आप समझ ही रहे हैं कि रटने से बात नहीं बनेगी, लेकिन भाई हिस्ट्री की जब बात आएगी तो रटने की बात तो आएगी। जी बिल्कुल। तो इतिहास जब बात आती है तो ये सीधे सीधे आरोप लगता है इतिहास पे कि बिना रटे इतिहास में क्या होगा। मेरी समझ अपनी कहती है कि इतिहास भी रटने की चीज़ नहीं है। आप क्या कहते हैं? हाँ सर, ये अभी जैसे अतुल सर थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कई सारे एग्जाम्पल दिए इकोनॉमिक्स से लेकर के।
इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो करंट में चल रही होती हैं, जैसे अभी बजट आया। अब बजट से संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अगर उसको सर ने एक्सप्लेन किया है और स्टूडेंट उसको उस समय पढ़ रहा है, तो उसे जो कभी वो रटता भी था तो उसने उस एक्सप्लेनेशन को देखा तो उसे लगता है कि ये तो सीखने की चीज़ थी, हम सीख गए। हिस्ट्री में ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब हिस्ट्री को रिपीट कैसे कर सकते हैं? जो चीज़ पीछे चली जा चुकी है, वो बीत चुकी है, अब वो केवल काल्पनिक रूप से ही सत्य हो सकती है, या फिर उस जैसा अगर इवेंट हो भी रहा है तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो दूसरे होंगे। अब अकबर तो पैदा होने वाला नहीं है, या उस जैसी सिचुएशन आ सकती है। तो सिंपल सी बात यह है कि व्यक्ति को लगता है कि जो चीज़ पिछले इतिहास में बीत गई है उसका एकमात्र साधन है कि उसे रटा जाए। और कहानी समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं कहानी समझ में आई तो रट लेते हैं। तो मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट सर ये भी करते हैं कि जब वो हिस्ट्री के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, पता चला कि वो एकदम शुरू से लेकर के अंत तक के सारे युद्धों का उन्होंने पूरा लिस्ट बना रखा है। ये युद्ध कब हुआ, किससे वर्सेस किससे हुआ, खूब चलता है, ऐसे खूब चलता है। मतलब करते हैं लोग इस तरीके की चीज़, युद्धों का पूरा लिस्ट बना रखा है। या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो कालक्रम होते हैं शासकों के, उनके शासकों के कालक्रम बना करके रखते हैं कि ये अगर हमको मिस हो गया तो मतलब ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता ही है कि सही कालक्रम क्या है। मुगल शासकों में 4 शासकों का नाम दे दिया, या फिर विजयनगर साम्राज्य के 4 शासकों का नाम दे दिया, या किसी राजवंश का नाम दे दिया, तो उनके कालक्रम पूछे जाते हैं। अब उसे लगता है कि ये चीज़ हमें रट लेनी चाहिए क्योंकि इसका क्या तोड़ हो सकता है, इसको कैसे हम, इस पे तो कोई कहानी नहीं है। और कभी कभी कंफ्यूजन ये जब बढ़ जाता है जब 3-4 चीज़ें एक जगह मिक्स होती हैं। जैसे एंशिएंट इंडिया में, यानी कि प्राचीन भारत में हम देखें तो मगध भी उसी समय है, मौर्य साम्राज्य इसी समय उदित हो रहा है। मगध का जो शुरुआती हिस्सा है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उधर से सिकंदर का भी आक्रमण हो रहा है, तो विदेशी आक्रमणकारी भी आ रहे हैं। तो उसे सीक्वेंस नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली हम पहले सिकंदर को देखें, या फिर मगध का जो प्रारंभिक डिक्लाइन हो रहा है वो देखें, या फिर मौर्यों का उधर उदय होने वाला है उसको देखें। क्या देखें, किस चीज़ को याद करें, और फिर उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। ऐसे में एकमात्र साधन उसके पास लगता है कि बस अब रट लो, सिकंदर अब आया, इसका इससे युद्ध हुआ, ये नदी थी, इसके किनारे लड़ाई लड़ी, उसने हारा, उसने जीता। वास्तविक रूप में ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि सिकंदर उस समय भारत क्यों आया, सिकंदर ही क्यों आया, या फिर मगध का उस समय डिक्लाइन क्यों हो रहा था और मौर्य वहां से कैसे उदित हुए। जो मगध के जो आरंभिक शासक थे वो क्यों उस समय खत्म हुए, उसी समय ही सिकंदर क्यों आया, उसी समय ही मौर्यों का उदय क्यों हुआ। इसकी क्वालिटी को या इसकी स्टोरीज को यदि अगर आप जीवंत कर सकें या उसके रीजन को समझ सकें, तो फिर आपका रटने वाला जो कार्य है वो सिर्फ इतना रह जाएगा कि कौन सा वो वर्ष था जिस समय वो आया। और आप देखेंगे कि उसी वर्ष के समय वो तीनों हिस्ट्री कंबाइन हो रही होगी। तो आपको वो रटने का जो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि हिस्ट्री में आपको रटना नहीं है, कुछ डेट तो रटनी है, बट उसके आसपास की इवेंट आप इतनी बार पढ़ लोगे, जैसे सर ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ चीजें इतनी बार हमारे पास रिपीट होंगी कि आपको वो रटने जैसा कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा। इसी तरह से आप आधुनिक भारत में चले जाएं तो जब ब्रिटिशर्स आ रहे हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे छोटे छोटे साम्राज्य हैं, अब उसमें हम मैसूर को उस समय पढ़ें, या फिर मराठे को पढ़ें, या फिर हैदराबाद का उदय देखें, या फिर उधर बंगाल का उदय देखें, तो फिर लगता है कि भाई ये चारों हिस्ट्री अलग हैं। एक बार पहले हम मैसूर को देख लेते हैं, उसमें टीपू सुल्तान को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है और जो शासक हैं उनका उनसे क्या युद्ध हुआ उनको देख लेते हैं, फिर उधर मराठों के पास जाएंगे, उनकी 2 वंशावलियाँ याद कर लेंगे कि कैसे जो है छत्रपतियों का राजवंश रहा, कैसे जो है आपका उनके जो उत्तराधिकारी हुए उनके युद्ध क्या हुए, ये सब रटने लगते हैं वो। तो यहाँ रटने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको समझिए कि वो एक ऐसा समय है कि मुगल्स खत्म हो रहे हैं, सेंट्रल पावर धीरे धीरे जा रही है, और एक नए सेंट्रल पावर का उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है कि मैसूर चाहता है कि हम पूरे भारत पे राज करें, मराठे चाहते हैं कि हम हिंदू जो शासकों का छाता है वो पूरे देश में कब्जा करके रखें। उसी समय यूरोपियंस ये चाहते हैं कि ये अभी अभी उठ ही रहे हैं तो लाओ इनको यहीं दबा के इनसे व्यापार जितना चूसना है चूस लेते हैं। कहावत कही जाती है कि गंगा के किनारे के सारे माल को लेकर के टेम्स की नदी में कैसे निचोड़ा जाए, तो उसकी कहानी उनके दिमाग में चल रही है ब्रिटिशर्स के। तो आप इसे एज ए स्टोरी देखें, फैक्ट तो बीच में बहुत कम मिलेंगे। पिछले कुछ ट्रेंड्स में अगर हम देखें, जैसे पिछले साल के भी जो क्वेश्चंस आए यूपीएससी के प्रीलिम्स में, तो वो ये जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने कहा कि बाय द वे की सलबाई की संधि हुई, ब्रिटिशर्स ने किनके साथ की, ये लोग रट लिए, चलो ठीक है रट लिए, लेकिन क्वेश्चन ये आ गया कि सलबाई की संधि के कारण क्या थे। तो अब वो कारण कहाँ तक आप रटेंगे, उनको आप समझ लीजिए। अच्छा होगा कि उन कारणों को वहाँ पर आप रिकॉल कर सकें कि उसके क्या कंडीशंस हुई, क्या कारण हुए,
या फिर आपसे यही पूछ लिया जाए कि सिकंदर भारत आया तो वो पूरे भारत को क्यों नहीं जीत पाया, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब आपने तो एक ही चीज रट करके बैठे हुए हैं कि झेलम के किनारे उसका युद्ध हुआ, उसने भारत को जीत लिया। तो केवल झेलम ही भारत नहीं है ना, उसने कैसे उसको जीत लिया। और इसमें ये सब सबसे चीजें- अच्छा एग्जाम्पल तो मुझे लगता है कि जब तैयारी शुरू करते हैं लोग तो एक फैक्ट बहुत रटते हैं, बम्बई से ठाणे के बीच 1853। हाँ मेरे को अभी तक याद है। पहली ट्रेन चली और इसको रटने में काफी ताकत लगती है भाई, बहुत बड़ा वो है। असल में आज तक मतलब पीसीएस एग्जाम्स को छोड़ दीजिए, कुछ पीसीएस, आज तो पीसीएस का भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब कॉन्सेप्चुअल हो रहा है, स्टेट पीसीएस का भी लेकिन change हो रहा है। यूपीएससी ने भाई कभी नहीं कहा कि मुंबई से ठाणे के बीच कब ट्रेन चली, 1853, 1854, 1855, 1856। हाँ, ये कहा कि क्यों चली, ये कहा कि भाई ट्रेन चलाने की नौबत क्यों आई, और ट्रेन चलाने के पीछे अंग्रेजों के हित क्या थे, क्या सोच रहे थे भाई, ये सब पढ़ना है आपको। गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें और- दांडी यात्रा की डेट याद करना है कि हाँ, उसमें दांडी कितने यात्रा- अनुयायी गए थे, कितने किलोमीटर थे, यही मैं किलोमीटर कह रहा गए, कितने दिन की यात्रा याद की, ये सब अब बहुत ठीक पुराना है, इतने टेस्ट दिनों में पहुंचे, इसका कोई महत्व ठीक नहीं है मेरे ख्याल और से। बीच में कहाँ एक जगह रुक के चाय भी पिए थे, तो वो ये सब नहीं याद कर। ये सब नहीं याद करना। थोड़ा सा इस प्रोग्राम में दो और मेहमान हम लोग बुलाएंगे और दो लोगों को एक क्लास लेने जाना है, तो आप लोगों को मैं रिलीज करूंगा। आप लोग की क्लास शुरू हो गई है संभवतः, तो बहुत शुक्रिया आप Thank दोनों you. लोगों का। थैंक यू। तो दो अध्यापक विदा हुए हैं, उनकी क्लासेस थी इसलिए, और दो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकुल भारद्वाज जुड़ गए हैं, ज्योग्राफी के हमारे शिक्षक हैं, और मनीष श्रीवास्तव जुड़ गए हैं जो आपको साइंस टेक पढ़ाएंगे। और बातचीत हम लोग जो कर रहे हैं, मैं एक बार बता दूं प्रसंग की, बातचीत हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई रट्टा मारने से नहीं होगा आईएएस, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरी है। ज्योग्राफी से शुरू कर लेते हैं बात। जी सर। ज्योग्राफी तो कॉन्सेप्ट का खजाना है, ठीक है, कहीं ऐसी भी जगह है जहाँ रटने की ज़रूरत है। सर आपकी बात कुछ हद तक सही है कि रटने से काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ लगाना चाहूँगा कि सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। ये मैंने थंबनेल में लगवा दिया। जी सर। कंसेप्ट का खजाना ज्योग्राफी है, बट जहाँ पे हमको लोकेशन की बात करनी है, हमको कहीं बात करना है कि ज्वालामुखी कहीं पे विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी का क्या नाम है, ये हमको याद करना पड़ेगा। हम कंसेप्ट में ये समझ सकते हैं कि ज्वालामुखी वहीं पे क्यों फटा, कहीं पे भूकंप आया, भूकंप क्यों आता है, भूकंप में कौन कौन सी वेव्स जनरेट होती है, पी वेव क्या है, एस वेव क्या है, सर ये है कंसेप्ट। लेकिन भारत में हमने जो भूकंप जोन में विभाजित किया हुआ है पूरे भारत को, इसके लिए हमको उस नक्शे से याद करनी पड़ेंगी चीज़ें कि ये जोन 1 है, ये जोन 2 है, ये जोन 3 है। सर यूपीएससी का अगर हम ट्रेंड देखें तो यूपीएससी फोकस करती है ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ों पे। यूपीएससी कभी भी ये नहीं पूछेगी कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के बाद दूसरे नंबर की चोटी की ऊंचाई कितनी है। सही बात। जनरली हम बच्चों को जब देखते हैं तो वो याद कर रहे होते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पिछली किताबों में 8,848 मीटर दी हुई है, नई किताबों में 8,850 मीटर दी हुई है। तो ऐसा क्यों है, हमको देखना पड़ेगा कि प्लेट का मूवमेंट क्यों हो रहा है वहाँ पे, यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट है उसका मूवमेंट किस प्रकार चल रहा है और वो कैसे आज भी हिमालय को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। सर ज्योग्राफी इज 80-20 रेशियो में हम लेके चलते हैं। 80% कंसेप्चुअल है, 20% हाँ फैक्चुअल चीज़ें हमको याद करनी पड़ेंगी। फैक्चुअल चीज़ें दोनों काम में करेंगे, आपका पीटी में भी फैक्चुअल चीज़ें आपको रोल प्ले करती है और मेंस में भी। मेंस में जब आप आंसर लिखते हैं तो आप अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे का डेटा उसमें कोट किया है या बजट का कोई डेटा उसमें कोट किया है तो हाँ बिल्कुल वो आपकी डेप्थ को दर्शाता है वहाँ उस आंसर शीट में। चलिए, मतलब मैं अभी क्योंकि आप आए, जो पहले हमारे डिस्कशंस थे उसमें भी यही बात चल रही थी कि 80-20 का तो रेशियो है जी, इसमें डाउट नहीं है कि 15-20% फैक्चुअल चीज़ें, रटना वर्ड अगर ना कहें तो याद रखना ऐसे कह सकते हैं। रटने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि याद तो रह ही जाता है, ये ऐसे फैक्ट्स नहीं होते जो आपको रटने के लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा। सर सबसे पहले हम जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले ये सुनते हैं कि हमको न्यूज़पेपर से शुरू करना है, न्यूज़पेपर स्टार्ट करना है। न्यूज़पेपर में जब खबरें आती है तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक दिन आज खबर आई और वो अगले दिन बंद हो गई। कोई भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो समय के साथ चलती है, 3-4-5 दिन लगातार वो न्यूज़ आती रहेगी। तो आंखों के सामने से अगर 5 दिन सेम न्यूज़ या सेम फैक्ट अगर आप निकाल रहे हैं और आपको इनकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं वो रहेगा। और यूपीएससी वो डेटा नहीं, यूपीएससी आप उसका ट्रेंड पूछ रही है आपसे। यूपीएससी कभी नहीं पूछेगी कि यहाँ की ऊंचाई क्या है,
या अल नीनो कौन से वर्ष आया या ला नीना कौन से वर्ष आया। यूपीएससी पूछेगी ला नीना क्यों आया, ला नीना आने की वजह से भारत में जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो यूपीएससी का ट्रेंड अलग है सर, इसीलिए कहा जाता है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इन दोनों के एग्जाम में यही डिफरेंस है। वहां पे चीजें फैक्चुअल ओरिएंटेड होती है, यहाँ पे चीजें कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेड होती है। बिल्कुल सही बात है। और साइंस वाले पोर्शन पर अगर बात करूं, सर अगर हम सबसे पहले साइंस तो भाई समझने के मामले में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। सर 90-10 होगा शायद रेशियो। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सबसे पहली चीज़ मैं अगर इसमें जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि सारे फैकल्टीज़ ने रटने के ऊपर बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन जैसे यूपीएससी एक जर्नी है, तो इस जर्नी में एक स्टेज के बाद, क्योंकि शुरुआत में तो आप चीज़ें सीखते हो, एक बार आपने जब, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बैकग्राउंड भी अलग अलग होता है सबका, तो यूपीएससी मिला देती है सबको एक जगह लाकर। तो वहाँ से जब शुरुआत होती है तो शुरुआत के 6 महीने तो ये जितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हो गए या साइंस टेक भी जब पढ़ते हैं, क्योंकि साइंस टेक ह्यूमैनिटीज़ से अलग नहीं है, मैं बार बार ये बोलूँगा, क्योंकि सर अगर मैं टॉपिक्स अभी आपको कोई भी बताऊँ कि आज की डेट में हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, अक्षय ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो ये जुड़ी हुई है आज के समाज से, क्योंकि आज हमारे पास जो भारत की मांग है धीरे धीरे इन ईंधनों पर निर्भर इतनी ज़्यादा है कि हम बाहर से इतना ज़्यादा मंगवाते हैं कि उनकी भी एक लिमिट है। तो अब भारत में इस तरह का जो है एक इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है कि हम इन चीज़ों पर जोर दे रहे हैं। तो ये आए दिन हम सुनते भी रहते हैं, हमारे कोई भी सिलेबस का कोई भी चैप्टर आप उठाकर देखेंगे तो उसकी कहीं ना कहीं उपयोगिता देखने मिलती है कि हमारे वर्तमान परिक्षेप में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी सरकार की वो ज़रूरत बन गई है। तो 6 महीने तक जब बच्चा पढ़ता है तो उसके बाद एक स्टेज पे आता है जब आंसर लिखना स्टार्ट होते हैं, और फिर एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था वही का वही हमने उतार दिया, क्योंकि हम इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, और जब हम पेपर देने की स्टेज तक आते हैं तो हमारे माइंड में जो जहन में कुछ चीज़ें उतरी नहीं होंगी, अगर रटी होंगी तो वो तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो वो एक स्टेज है जहाँ तक पहुँचते पहुँचते रटना तो होता ही नहीं है, क्योंकि आपको इतना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है आपको, मतलब जो सीरियस एस्पिरेंट हैं जो मेंस को दे रहे हैं वो एक दिन में 2-2 पेपर लिख लेते हैं। जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हो तो रटना बहुत एक छोटी सी मामूली बात बोलूँगा मैं यूपीएससी के हिसाब से। बाकी एग्जाम्स में है कि हम फैक्ट तो छोड़ सकते ही नहीं है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है सब्जेक्ट के साथ, तो फिर रटना काफ़ी हल्का शब्द हो जाएगा सर। सही बात है। कॉन्सेप्ट वर्सेस रोट जो लर्निंग है सर, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि रटने का रोल भी ना वहाँ तक है कि आपने यदि कंसेप्ट को समझ लिया, उसके बाद उस कंसेप्ट के जो पॉइंट्स हैं उनको आप कभी कभी जब आप मेंस एग्जाम बेसिकली देने जाते हो तो आपने इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ होता है, आप हर चीज़ वहाँ पे नहीं लिख सकते। उससे पहले आपको वही 8-10 पॉइंट हर एक टॉपिक के जो हैं वो रटने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं याद करने पड़ेंगे, लेकिन वो याद कब रहेंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो। यही मैं कह रहा हूँ कि और सर, कॉन्सेप्ट अगर वर्सेस अगर रोट लर्निंग की बात करें, चीज़ें याद तभी रह सकती हैं जब, मतलब आइसोलेटेड चीज़ नहीं है, अलग से कोई चीज़ को आप याद नहीं कर सकते, जबकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो अपने आप वो जो डेटा है वो उसके साथ अटैच हो जाता है, तो रिटेंशन बढ़ जाती है, याद रखने की क्षमता हो। क्या बोल रहे थे सर? इसमें एक चीज़ मैं जोड़ूंगा कि अगर हम प्रीलिम्स का ही पेपर उठाकर देखें, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हार्डली कोई मतलब 10% ही क्वेश्चंस होते हैं जो 1 लाइन में आते हैं, आपको वहाँ पूरा स्टेटमेंट आता है, और वो स्टेटमेंट ऐसा है कि आपका पूरा नॉलेज टेस्ट करेगा ही करेगा। और वो स्टेटमेंट ऐसा बनाया जाता है कि वो भी कॉन्सेप्चुअल होता है। तो एक तो चीज़ अपने पढ़ाई लिखाई में भी आपको ध्यान देना होगा कि ये अगर अप्रोच जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर यूपीएससी के लिए आपने अपनाया है तो उसको छोड़िए, इस अप्रोच पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे कि डेटा बिल्कुल याद कर रहे हैं एक एक, कि बम्बई से ठाणे के बीच इतने तारीख को ट्रेन चली थी, ये आपके किसी काम का नहीं है। बात सिर्फ इस फैक्ट की नहीं है, बात है इस पूरे अप्रोच की। पढ़ाई में इस अप्रोच को ही हटाइए, या वहाँ ये समझिए कि ट्रेन चलाया क्यों था अंग्रेज़ों ने और उसमें क्या क्या उनके फ़ायदे थे, ठीक है, और चुनौतियाँ क्या थीं। भाई चुनौती तो थी ही ना, डेवलपमेंट का कार्य उन्होंने इसलिए किया कि उनका आर्थिक फ़ायदा हो, लेकिन इसमें भारतीयों का भी फ़ायदा तो छिपा ही हुआ था, और भारतीयों में भी
अगर उन्होंने इसलिए किया, मैं गलत हूँ तो बताइएगा नहीं, भाई, ठीक है मैं सर। थोड़ा सा हिस्ट्री में जा रहा हूँ आपके एरिया बिल्कुल सही दिशा में आप बता रहे हैं सर, तो- क्योंकि नीट तो यही थी बेसिकली। हाँ। नीट तो बेसिकली और यही है। दूसरी बात है, क्या उनको इस बात की समझ नहीं थी कि हम सेना भेजने के लिए ट्रेन शुरू कर रहे हैं कि सेना जल्दी से जल्दी भेजें? एक और कारण था, ये भी एकलौता कारण नहीं है। सबसे पहले तो आर्थिक हित थे, बाजार तक पहुंच थी, लेकिन एक और कारण था कि कहीं विद्रोह वगैरह का सामना करना पड़ रहा है तो जल्दी से जल्दी हम अपनी पुलिस फोर्स को वहां भेज सकें। तो क्या उनको इस बात की समझ थी या नहीं थी कि जब हम ये सुविधा शुरू करेंगे तो इसी सुविधा का प्रयोग करके क्रांति की आग भी यहाँ से वहाँ बहुत तेजी से जाएगी? तो चुनौतियां भी थीं साथ में। इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को आपको बनाना होगा यूपीएससी के एग्जाम के लिए, और इसी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि अपने दिमाग में बहुत स्पष्ट रखिए। इसीलिए हमने मिलजुल कर तय किया कि अब एक संगठित रूप से फाउंडेशन कोर्स शुरू करेंगे। तो हिंदी में हमने फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है। सारे आपके शिक्षकों से मैं इसीलिए मुलाकात भी करा रहा हूँ, और जितने तरह के मिसकंसेप्शन हैं उनको हटाने की जरूरत है। सर यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि रटना भी है ना, तो रटने का एक तरीका होता है। जैसे कई स्टूडेंट सोचते हैं कि अगले 2 दिन में सारे आर्टिकल यहाँ फिक्स करके मानूंगा मैं, वो मतलब जीवन मरण का प्रश्न लेते हैं, वो कभी याद नहीं होंगे। इस तरीके से आपको यदि चीज़ों को समझ के रटना भी है ना, तो उसका एक प्रोसेस होता है। आप बार बार रिवाइज करोगे। जब आप मेन इशू पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, तो वो सारे आर्टिकल उस समय याद करो। डीपीएसपी पढ़ रहे हो, वो उस समय याद करो। लेकिन ये नहीं है कि मुझे सारे अनुच्छेद 2 दिन में याद करना है, वो इम्पॉसिबल चीज़ है। और अगर आपने कर भी ली तो गारंटी है कि आप 10 दिन बाद भूल जाए। तो अगर आपको कुछ चीज़ें याद भी करनी है यूपीएससी में जो कि ज़रूरी होती है, तो वो भी तरीके से करनी पड़ेगी। सही बात है सर। एक मिथ और जो बच्चा शुरू में जब तैयारी शुरू करता है तो उसको लगता है कि जो भी चीज़ इस आकाश के नीचे है वो पूरा यूपीएससी का सिलेबस है। तो सबसे पहले हमें यूपीएससी आपको ना तो डेटा कलेक्टर बनाना चाहती है ना बुक कलेक्टर बनाना चाहती है। यूपीएससी आपको कलेक्टर बनाना चाहती है, एक सिविल सर्वेंट बनाना चाहती है। तो यूपीएससी की जो परीक्षा है वो और परीक्षाओं से इसीलिए बहुत अलग है कि उसकी डिमांड कुछ अलग है। यूपीएससी में अगर आप सक्सेस रेट देखें तो इसीलिए सर एस्पिरेंट्स का काफ़ी कम रहता है, क्योंकि जब तैयारी शुरू करते हैं तो यूपीएससी जो चीज़ मांग रही है वो हम उसको दे नहीं रहे। हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में जब पढ़ना शुरू करते हैं, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि बिग बैंग से जब पृथ्वी बनी तो उसको समय लगा। वो ऐसा नहीं हुआ कि बिग बैंग जो पॉइंट था वो उससे एक दिन में पृथ्वी बन गई। तो हम भी जब तैयारी शुरू करते हैं तो हमको ये थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए कि एक दिन में हम अफसर नहीं बनेंगे, एक दिन में आप सब चीज़ नहीं समझ सकते। इट विल टेक टाइम। ये एक प्रोसेस है और एक जर्नी है, और इसी जर्नी, ये जो जर्नी है, इसी जर्नी का ही नाम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है और इसी जर्नी का नाम ही यूपीएससी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस कोर्स में आपको फाउंडेशन कोर्स जिसमें बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो पॉलिटी सब्जेक्ट शुरू होगा 15 फरवरी से। 14 फरवरी कोर्स के एक्चुअली लॉन्च डेट जो है 14 फरवरी है, शाम 6 बजे। 14 को ओरिएंटेशन क्लास करेंगे जिसमें आपको एक पूरी समझ बन जाए कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चरण हैं और किस तरह से वो पूरा एग्ज़ाम अपने सिलेबस को बांटकर कवर करता है। तो एक पूरा ओरिएंटेशन क्लास, परिचय आपका हो जाए अच्छे से, पिछले कुछ सालों का ट्रेंड आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा कि आप किस तरह आगे बढ़ेंगे इस बैच में, ये सब भी बातें हो जाएंगी। फिर 15 से आपकी पॉलिटी क्लासेस शुरू होंगी और वो क्लासेस चलेंगी, 40 क्लासेस हैं, तो 40 और प्लस संडे का कुछ दिन मिला लीजिए, तो करीब करीब 1.5 महीने के आसपास आपको ये क्लासेस चलेंगी। फिर इकोनॉमिक्स की क्लासेस होंगी और ये क्लासेस 2.5 से 3 घंटे की हैं। इन क्लासेस में जो आपके डाउट्स होंगे उसको भी टीचर पूछेंगे आपसे और उसको क्लियर करेंगे, और साथ में मेंस का एक आंसर लिखवाने के लिए, उत्तर लिखवाने के लिए क्वेश्चन दे देंगे। वो क्वेश्चन आप आंसर लिख के भेज दीजिएगा, तो यहाँ एक पूरी टीम बैठी है जो उसकी जांच कर लेगी, और अगले दिन वाली क्लास में उसको समझा देंगे टीचर कि कैसे इसको सवाल को तोड़ना कैसे है, क्या क्या डिमांड है सवाल का, उसके हिसाब से आपको बता देंगे कि उत्तर अच्छा कैसे लिखें। तो रटने वाली चीज़ पर मैं कहूँगा कि अभी से थोड़ा सा लगाम लगाइए और ध्यान रखिए कि क्या रटना है। रटना मतलब याद क्या रखना है। दिमाग को कचरे का डब्बा नहीं बनाना है।
कि सब कुछ उसमें डालते जा रहे हैं तो डस्टबिन हो जाएगा। तो जो ज़रूरी चीज़ें उसको डालिए, बाकी चीज़ों को वहाँ से हटाइए। एक काम ये भी हम लोग बैच के दौरान करेंगे, ठीक है। साइंस टेक पर मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि साइंस टेक में कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जो करंट में, जैसे हम पढ़ते हैं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जी सर। ठीक है, या फिर कभी भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, कभी समझ नहीं आता इतना पेलोड ले जाने में सक्षम है, जी सर। और इन सब तरह के बहुत सारी ऐसी लिस्ट है पूरी जी सर। कि कौन सा इंजन लगा है, वो टेक्निकल टर्म आप ही बताएंगे। क्रायोजेनिक इंजन वगैरह। क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है, जी जी। 2 फेज का है या 3 फेज का है। तो हम लोग तो इतना ही समझ पाते हैं कि गाड़ी में 3 सिलेंडर है या 4 सिलेंडर है, यहाँ तक तो पहुँच नहीं पाते। जी जी जी। लेकिन ये याद रखना संभव है नहीं, मुझे तो पर्सनली नहीं लगता। तो आप बताइए कि इसका क्या उपाय क्या है। सर सबसे पहली जो चीज़ है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने मन में बिठा के रखी हुई हैं। अब हर सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट की कुछ शब्दावलियाँ होती हैं। अब वो शब्दावलियाँ आपको एक स्टेज के बाद तो सीखनी होती हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में आप रेपो रेट बोल रहे हैं, तो अब रेपो रेट है क्या, ये जब तक आपने इकोनॉमिक्स में उतरेंगे ही नहीं सागर में तब तक पता नहीं चलता। तो वैसे यहाँ पर भी कुछ शब्दावलियाँ थी जो आपने 10th क्लास तक पढ़ी हुई थी, लेकिन हो सकता है आपने उसको उतना गहराई से नहीं पढ़ा था, या उस समय जब टीचर ने पढ़ाया था तब आप उस पर इतना ज़्यादा सोच नहीं रहे थे। आज यूपीएससी उस पर बल दे रहा है तो हमारे लिए वो चीज़ जो है एकदम ज़रूरी हो जाती है। तो ऐसी कुछ शब्दावलियाँ हैं सर, बिल्कुल मिसाइल टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इन सारी चीज़ों में अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन अब ये एकदम ही कठिन है तो ये नहीं बोल सकते। जैसे पे लोड है तो एक साधारण सी चीज़ है कि अगर हमें घर में फ्रिज मंगवाना है तो फ्रिज का कुछ वजन होगा, वो गाड़ी से आ रहा होगा। सेम चीज़ है कि भाई हमें स्पेस में कोई चीज़ भेजनी है तो उसकी कोई ना कोई कैपेसिटी होती है, उस चीज़ को पे लोड क्या दिया जाता है। अब जैसे मैक नंबर है, अब मैक नंबर सुनते हैं कि भाई मैक नंबर क्या होता है, सुनते हैं तो, लेकिन घबराहट होती तो सर नहीं। घबराहट मैगजीन में बच्चे जो पढ़ते हैं वो पूरा पढ़े जा रहे हैं, याद तो कुछ हो नहीं रहा क्योंकि समझ नहीं आ रहा। ये चीज़ सर क्या होता है कि जैसे हमारी जब बातचीत होती है, जैसे हम अपने मित्र से ही बात करते हैं तो कई बार हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमारा फ्रेंड हमें धीरे धीरे जब बातचीत होती रहती है तो धीरे धीरे हम सहज हो जाते हैं। तो सेम चीज़ स्टडी भी बातचीत से फिर वो डराता भी है वो ऐसे बात करता है कि यार 2.2 मैक का वो था और अब तो 5 तक आ गया है, और आपको पता ही नहीं है कि बोल किस बारे में रहा है, आप हूँ किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटी सर हमने दी हुई है कि बच्चे वहीं पर ऑन द स्पॉट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहीं पर भी डर लग रहा है वो डर दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए घबराने की आपने बिल्कुल इतना भी भरोसा जरूरत दिया नहीं है है। तो अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से आपसे पढ़ने के बाद जब मैगजीन वगैरह पढ़ेंगे तो समझ आएगा बिल्कुल सर, कि ये किस बारे में बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये चीज़ ऐसी है कि मैं खुद पढ़ता हूँ तो मैं एक जब भी कोई टॉपिक को सरल करने की कोशिश करता हूँ तो मैं मानकर चलता हूँ कि बच्चे को एकदम नहीं आता है। दूसरा मैं भी उस जगह पे रह के सोचता हूँ कि भाई स्टूडेंट के क्या क्या भी हो सकते हैं। और जब मैंने भी पढ़ना चालू किया था तो ये चीज़ें मुझे भी बहुत नई लगी थी, और फिर मुझे लगता था कि भाई ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा भूत बना रखा है मन के अंदर कि भाई ये आएगा ही नहीं समझ में। तो ऐसी कोई स्टेज नहीं होती, धीरे धीरे सहज हो जाते हैं और बिल्कुल प्रयास रहेगा। और फीचर तो है ही हमारे पास, तो बच्चों को बिल्कुल मौका मिलेगा, भरपूर क्वेश्चन पूछिए। हाँ, मतलब हमारी पूरी टीम की कोशिश ये है कि उदाहरणों के जरिए आपको ज़्यादा बात समझाई जाए। कई बार तो रैंडमली हम उदाहरण मतलब जैसे YouTube पर आप देखते होंगे कि उदाहरण बताते बताते मैं थोड़ा सोचने लगता हूँ, इसका मतलब मैं वही सोच रहा हूँ उदाहरण। तो हम में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि बताते हुए ही अचानक लगता है कि इसको इस उदाहरण से बताया जाए तो शायद ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। साइंस में इसकी ज़रूरत है, ज्योग्राफी में इसकी ज़रूरत है, हर सब्जेक्ट में इसकी ज़रूरत है। कुछ उदाहरण ऐसे बताए जाएं जिससे आपका ये अवधारणात्मक समझ जो है वो विकसित हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना आए। तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी फ्रूटफुल एक डिस्कशन हुआ है, और इसी तरह के कुछ पॉइंट्स पर, जैसे आपने एक शब्द कहा कि एक मिथ है, तो कुछ मिथ पर भी बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। बिल्कुल। किस तरह के मिथ, हिंदी में मिथक, इस परीक्षा के इर्द गिर्द जो मिथ्स हैं, साधारण भाषा में सर उसे और ज़्यादा कई बार हवा बोल दिया जाता है कि इसका हवा क्रिएट है कि वो सही है भी या नहीं। उसी को उन्होंने भूत कहा था। तो हाँ, थोड़ा बहुत तो हवा है इस एग्जाम का, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कुछ हवा भी है
और कुछ हुआ बनाया भी गया है, ये भी बात है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना वक्त दिया। और मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे ही और ऐसे विषय हों जो स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं वीडियोस, तो सबके लिए फ़ायदेमंद है। और आप लोग के लिए सूचना ये है कि जो लोग 2024 के लिए सोच रहे हैं या उसके बाद के लिए, जो 2024 या उसके बाद के किसी साल के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो बहुत आराम से इस कोर्स को परचेज़ करें। फाउंडेशन कोर्स 14 फरवरी से है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आप उस कोर्स के को परचेज़ करने के लिए और उसके फीचर्स देखने के लिए वहाँ तक पहुँच जाइएगा। इत्मीनान कर लीजिए, तसल्ली कर लीजिएगा, उसके बाद लीजिएगा। वहाँ डेमो क्लासेस भी हैं, सारे टीचर्स के डेमो क्लास भी देख लीजिएगा। उसके बाद कोर्स में एडमिशन चाहे तो ले सकते हैं। कोड इस्तेमाल करना होगा तो अपने मन पसंदीदा, जो आपके पसंदीदा फैकल्टीज़ हैं, अध्यापक हैं, उनका कोड इस्तेमाल कीजिएगा। तो उसमें आपको कोर्स में रिबेट मिलेगा, 18,999 में मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी अपने पसंदीदा फैकल्टी कोड से लगा लीजिए और ले लीजिए। ठीक है, और फिर जुड़िए, बहुत सारी सुविधाएं हैं। फीचर्स पर मैंने कई सारे हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं, तो आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।